हेलो। आज हम ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट। अब लाइट के हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। लाइट कितने प्रकार की होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक इस प्रकार का होता है जिसमें ऐसे ये कॉलम्स होते हैं। पहले आती हैं गामा रेज, उसके बाद आती हैं एक्स रेज, उसके बाद आती हैं यूवी रेज, फिर आती है विजिबल लाइट जिसको हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है इंफ्रारेड, उसके बाद आती है माइक्रो वेव और लास्ट में आती है रेडियो वेव। अब विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। और यूवी रेज की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक। एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक। और अगर किसी लाइट की वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से भी कम है तो उसे बोलेंगे हम गामा रेज। अब इधर आते हैं तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ होती है 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम तक। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻11 एंगस्ट्रॉम तक। और अगर इससे ज़्यादा किसी की वेवलेंथ है तो वो आएंगी रेडियो वेव के अंदर। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। लाइट हम किसको बोलेंगे? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक ऐसा पार्ट है जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और जिसकी वजह से हम वेरियस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। वेरियस ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं। अब ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं। एक तो है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स होता है जिसमें साइज ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो इक्वल होता है। नहीं, इक्वल नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। मच बिगर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा विजिबल लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में। विजिबल लाइट की वेवलेंथ इतनी है तो इससे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। रे ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन,
तीसरा डिस्पर्जन। ये हम रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं सारी चीज़ें। अब वेव ऑप्टिक्स क्या हुआ? वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है वो कंपेरेबल होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता ना ज़्यादा छोटा होता, मतलब लगभग इक्वल होता है किसके होता है, विजिबल लाइट की वेव लेंथ के। विजिबल लाइट की वेवलेंथ के इक्वल होता है वो साइज लगभग। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। दूसरा हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। और तीसरा हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये और फिर ये। चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट का बाउंस बैक होके वापस आना, मतलब हम लिखेंगे इसमें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय ए सरफेस इन सेम मीडियम। उसी मीडियम के अंदर जब लाइट वापस बाउंस बैक होके आ जाती है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मेजर बात है कि यहाँ पे स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वो क्या रहती हैं? वो सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती। क्योंकि वाई क्योंकि यहाँ पे मीडियम सेम है, बिकॉज ऑफ सेम मीडियम। ओके, अब लाइट के बारे में कुछ एक ख़ास बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। लाइट क्या है? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दूसरी बात, लाइट का सिंबल क्या होता है? इस प्रकार का सिंबल होता है, एरो के टाइप का सिंबल होता है। तीसरी बात, बंडल ऑफ लाइट रेज, उसको क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ पे 3 प्रकार के बीम होते हैं, एक पैरेलल बीम, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। पैरेलल में सारी लाइटें जो हैं वो पैरेलल आती हैं एक दूसरे के। कन्वर्जिंग के अंदर क्या होता है? सारी लाइटें एक जगह पे कन्वर्ज होती हैं आकर के ऐसे। डाइवर्जिंग में क्या होता है? किसी एक पॉइंट से ऐसे लाइटें निकल के जाती हैं ना, जो डाइवर्ज होती हैं एक दूसरे से, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग, इसको कन्वर्जिंग, और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कुछ एक कानून हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने क्या पढ़ा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। हमने कोई भी सरफेस ले ली, अब इसके ऊपर लाइट बाउंस बैक होती है तो उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब लाइट रे इधर से आई ऐसे, तो ये बाउंस बैक होके वापस इसी मीडियम में चली जाएगी। इतना तो हमें पता ही है। ये क्या है? ये क्या है? सरफेस। और ये क्या है? इंसिडेंट रे। और ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे हम डालेंगे नॉर्मल, जो कि सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसे बोलेंगे नॉर्मल।
ये इसके साथ ये एंगल बनेगी, होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या ये जहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये यहाँ पे सारी लाइट रे भी और नॉर्मल भी मिल रहे हैं सरफेस के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ क्या होता है, जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं। पहला लॉ क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल आई वो इक्वल होगा एंगल आर के। जिस एंगल से लाइट आ रही है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या होता है, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये होता है ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होता है ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें पता है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो सर्कुलर सरफेस होता है, मान लो ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर ऐसे लाइट रे आएगी और वो बाउंस बैक होकर वापस भी जाएगी। अब इसके ऊपर नॉर्मल आप कहाँ से डालोगे, इसके ऊपर नॉर्मल डलेगी सेंटर से जो लाइन डलेगी वो नॉर्मल, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के ऊपर, इसमें सेंटर से नॉर्मल डालेंगे। अब जो रिफ्लेक्शन है वो दो टाइप के होते हैं। पहला रेगुलर, दूसरा डिफ्यूज्ड। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट एज ए पैरेलल बीम। जब कोई भी पैरेलल आ रहा, कोई भी, जैसे देखो ये आ रहा है, ये लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब ये पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाए ऐसे, तो उसे बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर पैरेलल बीम जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये पैरेलल आ रही है लाइट रे, ये भी पैरेलल आ रही है, ये तीनों पैरेलल आ रही है, तो एक इधर चली गई, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में जाएं तो उसे बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और जब ये सेम डायरेक्शन में वापस पैरेलल ही चली जाएं तो उसे बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कहाँ होता है, ये होता है स्मूथ सरफेस पे, और ये होता है कहाँ पे, रफ सरफेस पे। इसमें जैसे कि ग्लास हो गया, और यहाँ पे जैसे दीवार हो गई,
जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता ना वो। अब हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर कैसे अपनी इमेज बनाता है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की बाय ए प्लेन मिरर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है। पहले हम ले लेते हैं एक मिरर, ये हमने ले लिया एक मिरर, और अब हम लेंगे एक पॉइंट साइज़ का ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब लाइट सीधी जाएगी इसके ऊपर, मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर। नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, तो वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। ये लाइट वापस आ जाएगी इसी पाथ से। दूसरी लाइट रह जाएगी ऐसे, कहीं से भी ऊपर किनारे नीचे भी कहीं से भी आप ले जा सकते हो लाइट रे को। ये ऐसे गई है तो किसी ना किसी एंगल से डाइवर्ट होगी। मान लो कि ये हमने डाल दिया नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों होंगे इक्वल। अब यहाँ से ये लाइट रे इधर आ रही है, ये इधर आ रही है। अब हमारी आई देख रही है इधर से, हमने यहाँ से देखा तो ये लाइट रे क्या थी? डाइवर्जिंग थी। अब हमारी आई इनको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे, डॉटेड लाइन से आप दिखाएंगे इसको। तो यहाँ पे बन गया क्या? यहाँ पे हमें दिखेगा कि ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो यहाँ पे बनेगी इमेज। इस पॉइंट को आई मान या इमेज तो बन गई हमारी। ऐसे ही बताएंगे कि कोई प्लेन मिरर के साथ जो लाइटें होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए, वो होती हैं डाइवर्जिंग। वो डाइवर्जिंग होंगी तो हमारी आई उन डाइवर्जिंग लाइट रेज को पीछे की तरफ इंक्रीज़ कर लेती है, और जहाँ से वो लाइट रेज आती हुई अपीयर होती हैं उसे बोलेंगे इमेज। वहाँ पे हमारी इमेज बनती है। अब देखो आगे का देखते हैं। एक बात है कि जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उतनी ही पीछे इमेज बनेगी। यानी कि क्या बताया मैंने? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो इक्वल होगी किस पे? इमेज की डिस्टेंस पे। ये कैसे हो गया? इसका भी एक छोटा सा प्रूफ है, वो हम देख लेते हैं। बताएंगे हम आपको कि ये कैसे इक्वल है। ठीक है, पॉइंट का नाम दे लेते हैं। जैसे ये O है, इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, और ये नॉर्मल है ही, ये I है। ठीक है, हमने ये इनके नाम दे दिए पॉइंट के। अब देखो ये हमें देखो ऐसे है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल होते हैं? होते हैं, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल आई है, देखो ये बन रहा है सेम ऐसे। तो ये एंगल आई है तो ये भी हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन ऐसे पैरेलल हैं, और ये इमेज वाली इनको ऐसे कट कर देंगे, तो यहाँ पे इमेज बनी हुई है। तो ये एंगल और ये क्या है? नॉर्मल है, और ये एंगल है रिफ्लेक्शन। क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे? ज़रूर होंगे। तो ये एंगल आर के इक्वल से। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेते हैं। देखो O A B और I A B, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। दोनों, एक ऑब्जेक्ट के साइड वाली, एक इमेज के साइड वाली। ट्रायंगल लेते हैं O A B, और ट्रायंगल लेते हैं I A B। ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं तो हमें पता है एंगल I किसके बराबर होता है? एंगल R के बराबर होता है, और AB साइड है वो कॉमन है। और देखो ये मिरर के साथ ये एंगल 90 डिग्री, तो एंगल A इक्वल है एंगल A के। ये दोनों इक्वल है किसके? 90 डिग्री। ये इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। किस सिमिलरिटी से? एंगल साइड, एंगल साइड। AAS से ट्रायंगल OAB
वो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल आई ए बी के। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल है किसके, आई ए के। ओ ए क्या है, ओ ए ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आई ए, आई से ए ये है इमेज की डिस्टेंस। तो हमने दिखा दिया कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो इक्वल है इमेज की डिस्टेंस को। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि लाइट रे है वो डेविएट होती है पाई माइनस 2 थीटा के एंगल से रिफ्लेक्शन के बाद। ये देखते हैं कि कैसे होती है। ये मान लिए कोई भी मिरर है, कोई भी सरफेस है, ये लाइट रे आई और ये रिफ्लेक्ट होगी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हमने डाल दी नॉर्मल। अब मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर हमेशा होता है। ये लो है रिफ्लेक्शन। अब देखो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था ये वाला, जाना तो इधर से था लेकिन बीच में ये सरफेस आ गया तो इसको रिफ्लेक्ट होना पड़ा। तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना है, 180, मतलब 180 को हम लिख सकते हैं पाई। ये एंगल है पूरा पाई, और ये थीटा, ये थीटा। तो ये वाला एंगल कि ये लाइट रे कितनी अपने पाथ से कितनी रोटेट हुई, यहाँ पे थी ये रोटेट हो जाएगी इस साइड, तो ये अपने पाथ से कितनी रोटेट हुई वो एंगल हमें बताना है कि ये पाई माइनस 2 थीटा है। तो ये कंप्लीट क्या है, पाई माइनस ये थीटा और ये थीटा, ये 2 थीटा हो जाएगा। तो हमने निकाल दिया कि पाई माइनस 2 थीटा है। अभी हमने इमेज बनाई थी कि पॉइंट साइज़ के ऑब्जेक्ट की। अब हम बनाएंगे एक बड़े ऑब्जेक्ट की, यानी कि एक बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट की जो कि पॉइंट साइज़ नहीं होगा। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा है इस टाइप का। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें पॉइंट साइज़ नहीं दिखाना होता तो हम इसको इस टाइप से दिखाते हैं। ये मान लेते हैं इसका ए पार्ट, ये इसका बी पॉइंट। अब ये मिरर है, जूस आ गया। चलो देखो ये पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये भी पॉइंट साइज़ है और ये भी। तो इस पॉइंट से लाइट गई इधर, वो वापस आ गई क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो वापस इसी डायरेक्शन में आ गई। अब इस पॉइंट से लाइट गई इधर, वो रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई। ये यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बी पॉइंट से लाइट जाएगी स्ट्रेट सीधी और वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। अब बी पार्ट से एक और लाइट जाएगी, वो इधर जाएगी, जैसे कि ए से इधर गई थी ऐसे ही बी से भी गई। ये दोनों अपने एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी हम नॉर्मल डालेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये मान लेते हैं नॉर्मल है, ये सेकंड वाली है, ये फर्स्ट वाली है। ये मतलब सेम नहीं है, मैंने वैसे ही दिखा दिया तो इस टाइप से ये 1 और 2। अब देखो ए पार्ट की इमेज बनानी है हमें, तो इस लाइट रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, तो ये डाइवर्जिंग है, इनको कन्वर्ज करेंगे पीछे की तरफ बढ़ा के। तो यहाँ पर बन जाएगी हमारे ए पार्ट की इमेज बन जाएगी। अब बी की बनानी है तो बी की ऐसे स्ट्रेट लाइन में ये लाइट रे ऐसे जाएगी, और ये जो इधर आई थी इसको भी ऐसे ऐसे, ये थोड़ी मेरे को गलत लग रही है, ऐसे आएगी, इसको ऐसे 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 बढ़ा देंगे, मतलब आप स्केल से बनाना तो अच्छा लगेगा। तो ये बी पार्ट की इमेज हो जाएगी। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे दोनों को, क्योंकि इस पार्ट की इमेज हमेशा इधर बनेगी, इसकी इधर बनेगी। ऊपर वाले की नीचे वाले की बना ली तो बीच वालों की इसको हम परपेंडिकुलर ज्वाइन कर देंगे। तो ये ऐसे बन जाएगी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज। हो गया ये कंप्लीट हमारा। अब देखो कोई भी दो मिरर हैं किसी भी एंगल के ऊपर रखे हुए हैं, तो वो कितनी इमेज बनाएंगे वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो अब जैसे मेनली क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ इमेज होती है, नंबर ऑफ़ इमेज
वो इक्वल होती हैं 360 थीटा। थीटा यानी कि क्या होगा, वो एंगल बिटवीन वो एंगल होगा जिस एंगल से वो मिरर रखे हुए हैं। मान लो कोई मिरर ऐसे रखे हुए हैं, ये 90 डिग्री, तो ये जो है ना ये थीटा होगा। देखो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। n क्या होगी यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस और थीटा क्या होगा एंगल बिटवीन टू मिरर्स। अब इसमें दो केस बनते हैं, अगर n इवन है और अगर n ओड है। तो अगर n इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 360 अपॉन थीटा -1। टोटल इमेज निकाल के उसमें से एक हम माइनस कर देंगे। और अगर n ओड है तो इसमें फिर से दो केस बनेंगे। इसमें दो केस कौन कौन से बनेंगे, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो या तो सिमेट्रिकल है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो एसिमेट्रिकल है, सॉरी अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, अब सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं देखते हैं। देखो जैसे ये है और ये है, ये हमने बना दिए दो मिरर और ये क्या है थीटा, उनके बीच का एंगल। तो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे रखा है और ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर से भी 10 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस मिरर से भी 10 डिग्री का एंगल बना रहा है 10 डिग्री के। तो इसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हुआ है, दोनों मिरर से सेम एंगल बना रहा है। और अगर मान लीजिए ये ऐसे है मिरर और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और अगर ये एंगल है वो 10 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो हम बोलेंगे कि ये अनसिमेट्रिकल है। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस है ना वो सेम बनेंगी, जैसे इवन में बनी थी वो बनेंगी 360 अपॉन थीटा -1। और अगर एसिमेट्रिकल यूनिसिमेट्रिकल है तो उसकी इमेज बनेगी 360 अपॉन थीटा। इतनी ही नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी अगर ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल है। और अगर सिमेट्रिकल है तो ये नंबर ऑफ इमेजेस में से -1 कर देंगे तो उतनी इमेज बनेगी। अब अगला टॉपिक है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें कंप्लीट इमेज देखने के लिए हमें मिरर कितने साइज़ का मिरर चाहिए, छोटा चाहिए ऑब्जेक्ट से बड़ा चाहिए, और अगर छोटा चाहिए तो कितना छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए तो कितना बड़ा चाहिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई मिरर है, हम बड़ा बना लेते हैं एक बार के लिए, बाद में इसको बता देंगे कि कितना आएगा। अब मान लेंगे कि ये कोई इंसान है, मतलब कोई भी व्यक्ति है। यहाँ पे क्या है, उसका हेड है, यहाँ पे मान लेते हैं उसकी आई है, आई ही तो देखेगी कि इमेज कितनी। यहाँ पे मान लेते हैं उसके लेग्स हैं, पैर हैं। अब यहाँ से इसको ऐसे ऐसे शेड्यूल में ड्राइंग कर लेते हैं। मतलब आई बनेगी तो इसी जगह पे बनेगी, इसी लाइन के ऊपर आई की इमेज बनेगी, हेड की भी इसी लाइन पे बनेगी और लेग की। अब देखो हेड से कोई लाइट रे सीधी गई और वो वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। और एक लाइट रे मान लीजिए कि हमने इधर भेज दी और वो इधर से आई में एंटर हुई, तो आई क्या करेगी, ये लाइट रे तो बढ़ेगी, इसको भी पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करेगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी हेड की। ओके, अब ऐसे ही देखते हैं कि ये ऐसे लेग से लाइट रे इधर गई, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे उसको। एक लाइट रे ऐसे गई है और वो आई में एंटर हुई है, एंगल सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। तो अब क्या करेगी आई, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएगी, इधर इनकी लेग्स की इमेज बन जाएगी। तो अब हमें टॉप पार्ट की इमेज मिल गई, बॉटम पार्ट की मिल गई, तो हम इसको अब स्ट्रेट कर देंगे, इसको जॉइन कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमारी आ गई आई की इमेज। अब देखो आई ने कहाँ से देखा, आई ने यहाँ से देखा और आई ने यहाँ से देखा। इससे नीचे आई का कोई काम नहीं और इससे ऊपर भी आई का कोई काम नहीं है।
तो हमें ऑब्जेक्ट लिया हमने इतना बड़ा और मिरर की हमें ज़रूरत पड़ी छोटे से की। अगर इतना मिरर होगा तो इस इंसान को अपनी पूरी इमेज पीछे की तरफ दिख जाएगी। अब हम इसका साइज़ निकालेंगे, ठीक है, कि ये कितना बड़ा मिरर है। मैंने ये एक बार दोबारा बनाया है और इन पॉइंट्स को मैंने अभी नाम दे दिया है। इस पॉइंट को नाम दिया है ए, इसको बी और ये सी। इमेज इस साइड बनेगी तो इसको बोलेंगे ए डैश, बी डैश और सी डैश। अब इन पॉइंट को भी एक छोटा सा नाम दे लेते हैं, जैसे कि इसको कोई भी नाम दे लेते हैं। इधर इसको नाम देते हैं एम, इसको दे लेते हैं डी, इसको दे लेते हैं मान लो एम डैश। हमने ये इनको नाम दे दिए हैं। अब हमें इतना बड़ा मिरर चाहिए, एम से लेके एम डैश तक। इस डिस्टेंस मतलब ये ऐसे बीच में हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, किसी रीज़न से की थी, कोई ना कोई कारण है इस लाइन का, तो इससे मान लेते हैं इससे ऊपर वाली डिस्टेंस है एक्स और नीचे वाली है वाई। अभी आप ध्यान से देखना, मैं 2 ट्रायंगल्स को बाहर ले रही हूँ। मैं पहले बना देती हूँ, बाद में आपको बताती हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं इधर ले लेती हूँ अगले पेज पे। मैंने ये 2 ट्रायंगल भाग लिए, पहले इसको देखते हैं। मैंने लिया है ये ट्रायंगल सी ए डैश सी डैश, ये ट्रायंगल मैंने लिया है। अब देखो सी ये रहा, सी डैश ये रहा, ए डैश ये रहा, मतलब मैंने लिया है ये वाला ट्रायंगल और इसके बीच में ये भी आता है, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं एम। और ये है ये डिस्टेंस है x, ये एंगल है, देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। एंगल डी बराबर है एंगल सी डैश के, एंगल सी वो है एंगल सी के बराबर। दोनों में कॉमन है ये एंगल, ये वाली ट्रायंगल भी और ये वाली ट्रायंगल भी, दोनों में कॉमन है। और अगर दोनों एंगल कॉमन है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, अगर दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल सी एम डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी ए डैश सी डैश। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशो इक्वल आता है। तो मान लेते हैं हम साइड कौन से लें, एम और डी, एम डी। अब इस साइड के सिमिलर कौन सी साइड, एम डी, ए डैश सी डैश, ए डैश सी डैश। दूसरी साइड हम ले लेते हैं सी डी, ये वाली, और इसके सिमिलर कौन है, सी सी डैश सी डैश, सी डी और सी डैश। ये नीचे वाली दोनों ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत हमें इनकी और इनकी नहीं है। ये दोनों तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है, इसमें भी आ रही है सी से सी डैश और इसमें भी आ रही है सी से सी डैश, तो ये तो मेरे को लग रहा है जहाँ तक कि कैंसिल हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने ये वाली साइड ली और ये हमें निकालना ही था, तो हमने ये ले लिया। अब एम डी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। उसके बाद ए डैश सी डैश, ये किसके बराबर है, सी डैश ही लिख देंगे इसको। ये किसके बराबर है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट जितनी दूर रखेंगे उतनी ही दूर इमेज बनेगी। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होंगी, ये वाली लंबाई। मान लेते हैं इनको एल है ये दोनों, तो ये एल है, ये सी डी एल है, और सी डैश, सी से सी डैश, एल और एल कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी, एल से एल कट जाएगा। अब x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, x की वैल्यू ए सी ऊपर चला जाएगा, ए डैश सी डैश, और 2 नीचे है, x की वैल्यू आ गई ये वाली, इतनी आ गई x की वैल्यू।
अब हम y की वैल्यू और निकालेंगे। ट्रायंगल हमने ली थी ये वाली, इसके अंदर भी ये है, ये D से M डैश तक आपको दिखाते हैं। ट्रायंगल है ये वाली C डैश और B डैश, C डैश B डैश, और इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर, इसके अंदर ये भी तो पॉइंट आ रहा है D से M डैश, और ये डिस्टेंस हमने मानी थी y। ये दोनों L हैं, अभी मैंने बताया ना आपको कि ये भी L और ये भी L। अब देखते हैं, अब ट्रायंगल ये एंगल को बना रहा है, ये 90 डिग्री का रहा है, सेम पीछे वाले की तरह से ट्रायंगल आ जाएगी सिमिलर, CDM डैश सिमिलर है ट्रायंगल C डैश B डैश के। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो पीछे वाले की तरह ही लेंगे, CD अपॉन C डैश C। अगर इक्वल होंगे किसके, DM ये वाली साइड, और ये C डैश B डैश, ये किसके बराबर है, L के बराबर है। ये है 2L के बराबर है, और DM किसके बराबर है, DM y के बराबर है, और C डैश B, इसको हम लिख देते हैं C डैश B डैश, इसको हम लिख देते हैं सेम। इसमें भी सेम L से L कट जाएगा, और y की वैल्यू निकालेंगे तो ये C डैश B डैश ऊपर चला जाएगा, तो C डैश B डैश अपॉन 2 ये आ जाएगी y की। अब देखो मिरर का साइज़ कितना था, साइज ऑफ मिरर किसके बराबर था, x, और y को ऐड करेंगे, x प्लस y। अब देखो x की वैल्यू है ये, हम यहाँ पे लिखते हैं a डैश C डैश अपॉन 2 प्लस y की वैल्यू है ये, तो C डैश B डैश अपॉन, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐसे याद रखें इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये आ जाएगा A डैश C डैश प्लस C डैश B डैश। अब देखिए A डैश C डैश प्लस C डैश B डैश प्लस, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, A डैश B डैश के बराबर, A डैश B डैश के बराबर। और हमने क्या पढ़ा, इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ इक्वल होता है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, AB × 2, तो ये आ जाएगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय 2। साइज ऑफ मिरर किसके बराबर आ गया, ऑब्जेक्ट के साइज़ और उसके हाफ के बराबर, ऑब्जेक्ट के साइज़ के हाफ के बराबर आ गया इमेज का मिरर का साइज़।